आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि मेन बॉडी में कैसे हमें कंटेंट लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। इसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या देना है, कंक्लूजन कैसे देना है, क्या देना है, और कोटेशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम मेन बॉडी के बारे में आ रहे हैं। तो देखिए, जो आपका जो एस्से होगा, जब आप एस्से लिखते हो तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी पॉइंट वाइज ऐसे नहीं लिखना है। मतलब मेरे पास ऐसे भी ऐसे आते जो पॉइंट वाइज लिखे रहते हैं और ऐसा लगता है कि जीएस के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। नो स्टूडेंट, ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें मैप बना रहता है, बार डायग्राम, बार ग्राफ, ये सब बना रहता है। कुछ नहीं बनाना है आप लोगों को। आप लोगों को अपना ऐसे स्ट्रिक्टली पैरावाइज लिखना है स्टूडेंट। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कोई मैप नहीं बनाना है, कोई बार डायग्राम कुछ नहीं, कोई वेन डायग्राम कुछ भी नहीं बनाना है। सिंपली आपको पैरा वाइज ऐसे लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, सब हेडिंग वाइज नहीं लिखना है। क्लियर हो गई बात? तो जब आप लोग अपना ऐसे दोगे तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अगर पॉइंट वाइज लिखा है, कोई डायग्राम बना, मैप बनाना, मैं सिंपली उसको मैं स्ट्राइक ऑफ कर दूंगी, मैं चेक ही नहीं करूंगी, मैं देखूंगी भी नहीं। फाइन। अब देखिए, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। फाइन। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने कंक्लूजन लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में जो पैराग्राफ्स होते हैं उसको हम मेन बॉडी कहते हैं स्टूडेंट। और ये आप 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट कि ना क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और कितने वर्ड्स हैं आप पे, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मेरे ऐसे क्वेश्चन के आंसर देखोगे तो किसी किसी में आपको सिर्फ एक ऐसा भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर जिसमें सिर्फ 3 पैराग्राफ, इंट्रो, कंक्लूजन और बीच में एक पैराग्राफ, खत्म, कुछ नहीं। और कोई कोई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 6 पैराग्राफ की है। तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब मेन बॉडी में आपको क्या करना है? आपको एक ब्रिज बनाना है, यानी एक रिलेशनशिप बनाना है उसके ऐसे क्वेश्चन के डिफरेंट की कंपोनेंट्स है। इसीलिए मैं कहती हूँ जब ऐसे क्वेश्चन पढ़ो तो उसका की कंपोनेंट जरूर से देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि आपको अपने मेन बॉडी में उस की कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। कैसे? जैसे अभी क्वेश्चन था, तरुण ने जो पढ़ा, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। तो जब हम बताएंगे अच्छा पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है, और फिर मैं डेटा दूंगी, ठीक है। अब पार्लियामेंट का एक हिस्सा पार्लियामेंट्री कमिटी है, ठीक है, जो पूरा एनालाइज करता है, बिल बिल पास होने के पहले सारा एनालिसिस करता है। मैं डेटा दूंगी कि उस पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इतने बिल्स अभी तक आए ही नहीं है, 2014 से इतने ही बिल्स आए हैं, ठीक है, एनालिसिस के लिए। तो इससे पता चल रहा है कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके। फिर वो कैसे अनहेल्दी ट्रेंड है, उसका बस आपको एक लाइन लिखना है, क्योंकि स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट है, तो उसके बारे में सबसे ज्यादा बताकर फिर उसको कनेक्ट करना अनहेल्दी ट्रेंड। ठीक है, ऐसे करके करना है। तो ये आपको ब्रिज या कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, वरना आपका कंटेंट जो है डेविएटेड और स्कैटर्ड लगेगा। अब कैसे करोगे वो हम बताते हैं। इसका पहला स्टेप, जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है स्टूडेंट, तो मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ऐसा लगता है कि हमें ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, इतना सारा कंटेंट दिमाग में आता है, समझ ही नहीं आता क्या लिखे क्या छोड़े। दूसरा, कैंडिडेट क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि मैम जैसे हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आता है क्या लिखे। स्टूडेंट्स, दोनों केस में आपको ऐसे क्वेश्चन को, जो मैंने स्टेप बताया है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उसमें कितने वर्ड्स हैं वो देखो, उसमें कितनी की कंपोनेंट्स है वो देखो, देखो सारे की कंपोनेंट्स के मतलब पता है नहीं पता है, हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। फिर उसके बाद उसमें जनरल कंपोनेंट पहचानो, उसमें की कंपोनेंट पहचानो। ये सब करोगे ना स्टूडेंट, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट नहीं करोगे।
और आपके लिए इतना आसान हो जाएगा ना कि अच्छा ये जनरल कंपोनेंट है, ये मेरा स्पेसिफिक कंपोनेंट है, तो मुझे ज्यादा कंटेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए अपने दिमाग से निकालना है। जनरल कंपोनेंट के लिए 2-3 लाइन में हो जाएगा, स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए मुझे बहुत सारी लाइन की जरूरत है। तो आपका पूरा जो फोकस है ना, वो पूरा फोकस एक ही जगह चला जाएगा, वो है स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट। यानी ऐसे क्वेश्चन में अगर 8 वर्ड्स है, 9 वर्ड्स है, वो 9 वर्ड्स आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड को ही देखोगे। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके अंदर जो फियर है वो चला जाएगा। ऐसे का जब आप ड्राफ्ट भी तैयार करोगे, छोटा सा ड्राफ्ट तैयार करना है, तो जब ड्राफ्ट भी तैयार करोगे, अच्छा स्पेसिफिक कंपोनेंट नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट है, तो मैं एक पार्लियामेंट के बारे में बता दूंगा, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बता दूंगा। मैं ये भी बता दूंगा कि ना नॉन परफॉर्मिंग तो है ही, क्योंकि बिल पास होता है विदाउट डिस्कशन, इतने अपोजिशन, इतने सारे मेंबर्स को, इतने सारे जो 149 मेंबर्स को निलंबित कर दिया गया, तो उसमें भी सस्पेंड कर दिया गया, उसमें भी बिल पास हो गया, उसमें भी डिस्कशन कैसे होगा। तो ऐसे ऐसे करके 3 पैराग्राफ, यानी 3 पैराग्राफ, 3 एविडेंस दे दोगे नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट का, और एक एक लाइन में दे दो कैसे वो अनहेल्दी ट्रेड है। बस आपका हो गया। बस इतना ही काम करना चाहिए, मगर कंटेंट होना चाहिए। अब देखो, जॉट डाउन इन अ रफ पे, सेकेंड स्टेप, only 3 or 4 pieces of content that is strongly connected to the specific component of the essay question. Okay? जैसे आप 2020 का ऐसे क्वेश्चन देखोगे, ensuring social justice is a human right, ये 2020 का ऐसे क्वेश्चन है। इसका मतलब मैं थोड़ा बता दूं कि जस्टिस का मतलब न्याय है। यानी अ, जो भी इस दुनिया में रह रहे हैं, वो एक नागरिक है। ओके? उन नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। और ये सामाजिक न्याय जो मिल रहा है वो उसका अधिकार है, ह्यूमन राइट है। तो फिर ह्यूमन राइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सोशल जस्टिस इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं सोचूं कि मैं जब इसको लिख रही थी, इनफैक्ट जो मेरी टीम लिख रही थी उन्होंने अच्छा नहीं लिखा, मतलब, तो फिर मैंने ही फाइनली ऐसे क्वेश्चन के आंसर को लिखा है, आपको मिल जाएगा, आपको जो पीडीएफ मिली है उसमें मिलेगा ये। तो जब मैं सोच रही थी कि सोशल जस्टिस किसको नहीं मिल रहा, ये क्वेश्चन क्यों आया है। ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है। कौन कौन है? पुअर लोग, ऐसे स्टेटलेस इंडिविजुअल। स्टेटलेस इंडिविजुअल्स का मतलब जिनके जिनका कोई वो नागरिक ही नहीं है। जैसे रोहिंग्या मुस्लिम, वो नागरिक ही नहीं है, किसी भी कंट्री के नागरिक नहीं है। कोई कंट्री उसको क्लेम नहीं कर रही है कि मेरे नागरिक हैं, हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। तो जितने भी रेफ्यूजीज हैं, या ऐसे रेफ्यूजी जो वॉर की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए हैं, उनके पास कोई कंट्री नहीं है, कोई कंट्री उसको प्रोटेक्शन देने के लिए राजी ही नहीं है। तो ये स्टेटलेस इंडिविजुअल्स है, इनका भी हक है न्याय का। और एलजीबीटी, तो मैंने बस ये 3 दिया, अगर मैं और जाऊंगी ना तो फिर पता नहीं 300 वर्ष मेरा पहुंचेगा ही नहीं। तो पुअर पीपल का एक पैराग्राफ, स्टेटलेस इंडिविजुअल का एक पैराग्राफ, एलजीबीटीक्यू का एक पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ में मैंने बता दिया कि ये तीनों का अधिकार है, मानव मानव अधिकार है सोशल जस्टिस का। ठीक है? और बस हो गया मेरे इससे। और कंक्लूड किया तो कंक्लूजन में मुझे सोशल जस्टिस भी लेकर आना है, ह्यूमन राइट्स भी लेना है। और इंट्रोडक्शन किससे शुरू किया? ह्यूमन राइट्स से शुरू किया। ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके? तो सर्च मेथड विल हेल्प यू इन कंट्रोलिंग योर टेंडेंसी। टेंडेंसी होती है ना, यार ये इंक्लूड करे, ये इंक्लूड नहीं करे, इसको छोड़े, इसको रखे, वो सारी टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ओके? और आपका कंटेंट जो है, आप उस अपने कंटेंट में आप आराम से रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे कि पुअर पीपल का भी ह्यूमन राइट है, सोशल जस्टिस, स्टेटलेस इंडिविजुअल्स का भी है, एलजीबीटी का भी है। और इन दिस रिगार्ड सेकंड, और ध्यान रखना स्टूडेंट, सेकेंड पैराग्राफ बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि सेकेंड पैराग्राफ में आप लोग ऐसे पूरा स्पेसिफिक कंपोनेंट को ओपन करते हो।
स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक्सपोज करते हो। इससे सेकंड पैराग्राफ बहुत क्रूशियल होता है, एज इट एक्सपोजेस द एस्से क्वेश्चन कंप्लीटली by explaining the relationship between its key components। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ये 2020 का है। ठीक है, इसका मैं एक बार आंसर आपको दिखाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। मेरे लिए बहुत टफ था ये आंसर लिखना, बहुत बहुत टफ। ये वाकई में डिफिकल्ट ऐसे क्वेश्चन। Ensuring social justice is a human right. Every human being is valuable and equal, therefore ought to be accorded the highest respect and care। तो ह्यूमन बीइंग को, हर एक ह्यूमन बीइंग को रिस्पेक्ट और केयर की जरूरत है, तभी ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन रहेगी। अगर सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, सोसाइटल गुड्स और सर्विसेज मिलता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, फाइन। तो ये जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है ना, यही एक्चुअली सोशल जस्टिस है, जो प्रमोट करता है इक्विटी और इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सबको इंक्लूड करना सोसाइटी में। तुम एलजीबीटी क्यू हो, तुमको इंक्लूड नहीं करेंगे सोसाइटी में, तो वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? स्टेटलेस इंडिविजुअल है जिनके पास नागरिकता नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है। तो उनका इंक्लूजन करना सोसाइटी में बहुत जरूरी। इंक्लूजन में क्या होता है? एक्सेप्टेंस होता है। हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसका केयर कर रहे हैं, फाइन। अब देखिए, मैंने ये ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज किया सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में। सोशल जस्टिस जो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, which is inherent human right, is witnessing the trend of regression। regression मतलब प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस का उल्टा क्या होता है? रिग्रेस करना। उसका रूट कॉज क्या है? पॉवर्टी। अब मैंने यहाँ पे पूरा पुअर पीपल के बारे में बता दिया कि उनको नहीं मिल रहा है सोशल जस्टिस। क्यों नहीं मिल रहा है? अरे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पास फूड, वाटर, बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज भी तो ह्यूमन राइट्स ही है, उसको लेना। फिर मैंने स्टेटलेस इंडिविजुअल के बारे में, ये पैराग्राफ मैंने पुअर पीपल, ये पैराग्राफ स्टेटलेस इंडिविजुअल्स के बारे में बात किया, 12 मिलियन स्टेटलेस इंडिविजुअल्स। फिर मैंने एलजीबीटी क्यू के बारे में बात किया, और फिर मैंने एक और पैराग्राफ दिया कोविड-19 के समय। तो उस समय भी कुछ ऐसे सेक्शंस थे जिनको बेसिक हेल्थ केयर नहीं मिल रहा था, शेल्टर नहीं मिल रहा था। और फिर उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया। और जब कंक्लूड किया तो ध्यान रखना, कंक्लूजन में सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स, ये दोनों की कंपोनेंट था। ये आना बहुत जरूरी है, जो मैं लेकर आई हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जो है वो मतलब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन को, के आंसर को लिखना, अगर आप इस तरह से लिखोगे तो। नेक्स्ट, अलॉट वन पैराग्राफ टू ईच पीस ऑफ कंटेंट। आपने लिया स्टेटलेस इंडिविजुअल, पुअर पीपल और एलजीबीटीक्यू। तो एक पैराग्राफ एलजीबीटी के लिए, एक पैराग्राफ स्टेटलेस के लिए, एक पैराग्राफ पुअर पीपल के लिए, एक पैराग्राफ, और फिर उसको इलैबोरेट करो। और अच्छे से, ऐसा नहीं पुअर पीपल के लिए आप सेकंड पैराग्राफ में बात किए, फिर पुअर पीपल के बारे में थर्ड पैराग्राफ में बात किए, तो ऐसे तो पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, और थोड़ा सा फैक्ट, फिगर, एग्जाम्पल दे दो। अब आप बोलोगे मैम कोई डेटा नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो फिर ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम ऑर्गेनाइज लगेगा इससे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, सबको सब कुछ नहीं पता है, फाइन। सर्वज्ञाता कोई नहीं है, जितना आता है उतना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करो कि अपने कंटेंट को करंट इशू से कनेक्ट करने के लिए, नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी लिखो। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल मत देना, जैसे पुअर पीपल के बारे में एक ही एग्जाम्पल दो काफी है। बहुत एग्जाम्पल, बहुत डेटा नहीं देने की जरूरत। तो हर के लिए एक एक पैराग्राफ देना है। फिफ्थ स्टेप, कंटिन्यूटी होना चाहिए पैराग्राफ के बीच में। ऐसा नहीं करो कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ जंप करो। कंटिन्यूटी होने से क्या होता है, पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्टिविटी दिखती है, और आपका ऐसे
का पूरा जो आंसर है वो थोड़ा सा बंधा हुआ रहता है, कोहेरेंट रहता है, वरना तो स्कैटर्ड और डिसजॉइंटेड लगेगा। जैसे कंटिन्यूटी के बारे में बता रही हूँ, तो आप देखना मैं कैसे इसमें लिखा है मैंने। तो मैं अभी पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी के बारे में बता रही हूँ। ये एक पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है। तो मैंने ये शुरू किया, इंडिया इन द 21st सेंचुरी स्ट्राइविंग फॉर सिक्योरिटी, जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल यूनिटी, विच आर द पिलर्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो ये जो क्वेश्चन है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी वाला क्वेश्चन है। तो रोल ऑफ इंडियन आर्मी में तो मैंने पहले इंडिया से शुरू किया, फिर मैं नेशन बिल्डिंग में आई, अब नेशन बिल्डिंग से फिर मैं सिक्योरिटी में आई, कि इतना सारा में सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सिक्योरिटी से पैरा एंड हुआ, मैंने नेक्स्ट पैरा सिक्योरिटी से शुरू किया, इन इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी। अब मैंने इस ऐसे क्वेश्चन का इंडियन आर्मी को भी ले लिया। ओके, तो पहले नेशन बिल्डिंग को लिया था, अब इंडियन आर्मी को लिया। इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस spearheaded the effort to integrate जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, सिक्किम विद द इंडियन यूनियन। तो किस तरह से इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग, आई मीन किस तरह, क्या रोल इंडियन आर्मी प्ले किया नेशन बिल्डिंग में। तो पहला रोल क्या प्ले किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको इंडिया में इंक्लूड किया। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने 1965 1971 कारगिल वॉर में भी अपना जो इंडियन एक नेशन बिल्डिंग वाला जो है उसमें उसने मदद की। फिर उसके बाद अच्छा, इंडियन सिटीजन्स को वॉर जोन एरिया से, इराक, लेबनान, इजिप्ट, लीबिया, येमेन, यूक्रेन, ये सब से इसको निकाला, ठीक है, इवैक्यूएट किया। अब देखिए, तो मैंने आप इसमें मैं ये बता रही, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ को मैंने कनेक्ट किया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो है द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली। तो मैंने शुरू किया, प्लैनेट द अर्थ इज होम टू एन इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमंस मेकअप जस्ट इतना परसेंट ऑफ अर्थ लाइफ। यानी अर्थ में ह्यूमन का पॉपुलेशन अगर बाकी सारे स्पीशीज से कंपेयर करें तो इतना ही है, 0.01%। तो ह्यूमन बहुत इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर है, मगर मगर बहुत डोमिनेंट है। और इनके डोमिनेंस की वजह से क्या हुआ है, जो अर्थ का रिसोर्सेज है वो सारा खत्म हो गया है। तो मैंने फिर क्या किया, रिजल्टेंटली, तो रिजल्टेंटली वर्ड लिखकर मैंने ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ को कनेक्ट कर दिया। अर्थ का रिसोर्सेज ह्यूमन खत्म कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टेंटली अदर स्पीशीज हु हैव राइट टू लिव ऑन अर्थ आर फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन क्या है, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, यानी बाकी सारे स्पीशीज के पास भी अधिकार है अर्थ में रहने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, हु हैव द राइट टू लिव ऑन अर्थ आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। ओके, और फिर उसके बाद ये तो सारी चीजें लिखी है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर एस्से राइटिंग। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।